हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टॉपिक था, डिस्कशन था, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये उसी का ही पार्ट है, गॉस लॉ। तो शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन। गॉस लॉ ये स्ट्रिक्टली वैलिड करता है ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करता है ऑफ एनी शेप। शेप कुछ भी हो सकती है, बट मेन क्या है कि वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो गॉस लॉ की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि मान लो कोई क्लोज सरफेस है मेरे पास, उस क्लोज सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा ना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम किसका, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस वो इक्वल टू होगा 1/ε0 टाइम्स किसके, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज आएगा ना, उसका 1/ε0 टाइम उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। क्लियर है? ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था प्रीवियस डिस्कशन में वो ये आया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज किसी क्लोज सरफेस के साथ किसके इक्वल आया था, E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मैं बता चुका हूँ दोस्तों इसको अच्छे तरीके से। तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया और मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 3 स्टार इक्वेशन है ये आ जाएगा। तो अगर मैं आपको इस डेफिनेशन को डिफाइन करके बताऊँ तो देखो ध्यान से सुनना, सरफेस इंटीग्रल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। आया समझ में? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो आपके सामने बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म देखो, सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसमें, क्लोज सरफेस में, किसके इक्वल आएगा, 1/ε0 टाइम किसका, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। ये आ जाएगा इसको मैथमेटिकली। और दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि 2 वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। मैं बता चुका हूँ मैं प्रीवियस डिस्कशन में आपको, ठीक है ना। तो हमें आगे बढ़ना है क्योंकि टॉपिक बहुत ब्रॉड है और मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट मैं आपको बता के चलूँ। ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो क्लोज सरफेस के साथ लिंक होता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपको पता लग जाए। तो सबसे मेन बात है कि जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि सबसे पहला तो जो भी हमारी सरफेस होगी, जो भी हमारी सरफेस जिसको बोलेंगे हम गॉसियन सरफेस, जब मैं एप्लीकेशन की बात करूँगा गॉस लॉ की, तब मुझे गॉसियन सरफेस लेके चलना पड़ेगा। अब वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, क्या होगा, वो मैं आपको तभी बताऊँगा जब मैं डिस्कस करने वाला हूँ एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना किसी भी क्लोज सरफेस के साथ, वो उस सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, बट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट द सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है। तो उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स जो क्लोज सरफेस के साथ लिंक होता है वो शेप एंड साइज ऑफ द इमेजिनरी सरफेस और वी कैन से गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। और उसके बाद वो जो क्लोज सरफेस मैंने ली है उसके अंदर चार्ज की पोजीशन कहीं भी होगी, फ्लक्स हमेशा सेम रहेगा। तो यानी कि वो इंडिपेंडेंट होता है पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड और गॉसियन सरफेस, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंट होता है ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। दोस्तों गॉसियन सरफेस है, चार्ज उस
के बाहर रखा हुआ है तो उस बाहर वाले चार्ज पे इसका फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? जो अंदर है। अब वो अंदर कहाँ रखा होगा? वो उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो अंदर होना चाहिए, बस एनक्लोज्ड होना चाहिए। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है इनसाइड द क्लोज्ड और गॉसियन सरफेस। जो हमारी गॉसियन सरफेस होगी उसके अंदर कितना चार्ज, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो वो टोटल चार्ज पे डिपेंड करती है जो उसके अंदर होगा। किसके अंदर? गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इस फार्मूला में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वैल्यू है ना, ये ई किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस पे वो होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेज। अब ऑल द चार्जेज वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाले भी होंगे और जो बाहर होगा वो भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से, सभी कौन से? वेदर इट इज़ इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, बट क्यू एनक्लोज्ड ओनली दैट चार्ज विच इज लाइज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लियर है मेरी बात? चलो हाँ, किसी भी क्लोज सरफेस में अगर फ्लक्स लाइन अंदर की तरफ आ रही है तो इनकमिंग फ्लक्स को हम साइन कन्वेंशन से नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है दोस्तों? अभी मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ अच्छे तरीके से। सर कैसे? तो ध्यान से देखना दोस्तों। चलो मान लो मेरे पास ये 3 चार्ज हैं Q1 Q2 Q3। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया भाई, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, ये आ गया। अब हुआ क्या, अब जितने भी चार्ज है ना, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, पहले वाले की वजह से Q1 की वजह से कितना आएगा बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? ये रहा, यानी कि इसको यूज़ कर लो आप। तो क्या लिखूँ दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ E1, पहले वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरे वाले की वजह से E2 एंड सिमिलरली फॉर ऑल। ओके, E1 डॉट ds इक्वल टू क्या लिखूँ, इसको लिखूँगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूँ ना दोस्तों। उसके बाद क्या लिखूँ मैं, E2, अगर मैं सरफेस अप्लाई कर रहा हूँ ना, अलग अलग की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूँ, E2 डॉट ds इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। और तीसरे के लिए क्या लिखूँ मैं, E3 डॉट ds इक्वल टू Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई, क्या मेरी बात आपको क्लियर है? प्यारे बच्चों बताओ, क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो इसका मतलब यहाँ पे अब एक बात बताओ, इसमें कुछ चेंज की गुंजाइश है? कुछ चेंज आ सकता है क्या? ध्यान से देखो। अरे प्यारे बच्चों, जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है ना, उसमें जो चार्ज यहाँ पे लिखते हैं ना, वो कौन सा लिखते हैं? वो तो एनक्लोज्ड वाला लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, गॉसियन सरफेस मैंने कितने चार्ज के ऊपर लिया है? सर 2 चार्ज पे। तो चार्ज एनक्लोज्ड यानी कि ये 2 तो आएंगे ना, यहाँ तो आया ही नहीं ना, क्योंकि तीसरे वाले के लिए तो एनक्लोज चार्ज 0 है, बिकॉज Q3 लाइज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। तो जब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करूँगा, टोटल फ्लक्स की जब मैं बात करूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। क्या लिखूँ दोस्तों? मैं लिखूँगा E1 प्लस E2 प्लस E3। मैंने बोला था ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। ये मैंने लिख दिया, इक्वल टू क्या लिखूँ दोस्तों, Q1 प्लस Q2 प्लस 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इसका यहाँ पे 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला चार्ज इस सरफेस के बाहर लाई करता है, और मैंने बताया था जितनी लाइन इस वाले चार्ज की वजह से इस सरफेस को एंटर कर रही है, उतनी ही लाइन इसमें से क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। जितनी लाइन इस वाले चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग एंटर करेंगी, एंटरिंग द सरफेस इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन लीविंग द सरफेस, अगर सेम होंगी ना, तो नेट फ्लक्स कितना होगा,
जीरो होगा। इस वाले चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग इस लूप के अबाउट जो फ्लक्स होगा वो जीरो आएगा, यानी कि इसलिए मैंने इसको जीरो लिख दिया, ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो ये तो तीनों की वजह से आ गया, तो इसको लिखूँगा मैं ई नेट डॉट डी एस इक्वल टू, ये केवल कौन सा है, ये वो है जो केवल कौन सा है, देखो दोस्तों ये फॉर्मूला दोबारा फिर वही बन गया। अब इसमें चमकदार बात क्या बताने वाला हूँ मैं आपको। Q1 क्लोज्ड कौन सा चार्ज आया, Q1 Q2 Q3, देखो एक बार कौन सा आया, Q1 Q2 या तीनों, केवल वो चार्ज आया है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर था, यानी कि एनक्लोज्ड चार्ज। तो गॉस लॉ में जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना, उसमें जो एनक्लोज्ड चार्ज होता है ना, वो कौन सा चार्ज होता है, दैट चार्ज विच इज़ एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन्हीं का आएगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी का आता है। देखो E1 E2 E3। भाई साहब चार्ज अगर गॉसियन सरफेस से बाहर लाई करता है तो फिर उसका फील्ड तो होगा ना, फ्लक्स जीरो हो सकता है नहीं भी होगा, तो सिमेट्री पे डिपेंड करेगा कि चार्ज अंदर है कि बाहर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ना उसका। तो इसका मतलब ई नेट जो होगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा ड्यू टू ऑल द चार्जेज, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज वेदर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। लेकिन चार्ज केवल कौन सा होगा, चार्ज होगा टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इसलिए मैंने आपको ये पहले से आसान करने के लिए लिखा हुआ था। दोस्तों क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी से सबमिट करो इसको। ई डॉट डी एस में ई किसकी वजह से, ई किसकी वजह से, सभी की वजह से, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। और Q1 क्लोज किसकी, ये कौन सा चार्ज है, टोटल नहीं, ये वो चार्ज है जो केवल गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया ना दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपको लेके आ रहा हूँ गॉस लॉ का प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से लिखो दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। हाँ जी दोस्तों, अभी हम प्रूफ को डिस्कस करेंगे, जो गॉस लॉ का प्रूफ है। मैंने क्या किया, मैंने एक स्फीयर ले लिया r रेडियस का और उसके सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया। और हमें पता है स्फीयर इज ए क्लोज्ड सरफेस, स्फीयर कैसी सरफेस है, क्लोज्ड। तो क्या किया, अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। यानी कि अगर इस पॉइंट पे मैं बात करता हूँ तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, सर बाहर की तरफ होगा, ऐसे होगा, बोलो दोस्तों। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर दिया, ऐसे एक छोटा सा क्या कट कर दिया, एरिया एलिमेंट, ऐसे छोटा सा। अब ये जो ds एरिया एलिमेंट लिया है, अब बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। मैं बता चुका हूँ एरिया वेक्टर क्या होता है, वो जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है। तो ई और ds में कितना एंगल है, सर ये तो 0 डिग्री एंगल आ गया। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई आया, फाई किसके इक्वल आया, क्या होता है फॉर्मूला, ई डॉट डी एस, या क्लोज सरफेस है। तो क्या करें भाई, अब बताओ ई डी एस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखूँगा मैं ई डी एस कोस ऑफ 0, क्योंकि 0 डिग्री एंगल है। बड़ी बढ़िया बात है। तो कोस 0 कितना आ गया, ये तो 1 आ गया। तो बताओ फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी एस क्लोज्ड सरफेस। अब एक बात बताओ, आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ क्लोज, इसको मैं बल्कि। अब एक बात बताओ, आर डिस्टेंस तो सेम है ना, आर डिस्टेंस तो सेम है ना दोस्तों, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसको मैं बाहर ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब ई की वैल्यू क्या लिखूँ, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर ये तो छोटा सा एरिया था, क्या कर दूंगा पूरे के लिए इंटीग्रेट। और हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, सर ये तो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू फ्लक्स आ जाएगा।
तो 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर से, तो किसके इक्वल आ गया दोस्तों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये था मेरा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ध्यान से स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, लिखो, ओके। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज़, क्योंकि जो नीडी बच्चा है ना, आपके सर्कल में मिलेंगे ऐसे बच्चे आपको जिनके माँ बाप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आपका एक शेयर किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये नेक काम कर दो प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, कि फर्दर जो नोटिफिकेशन होंगे आपको टाइमली मिलते रहेंगे, ठीक है। ये था प्रूफ भाई। अब मैं बात करता हूँ सॉलिड एंगल के बारे में। एक्चुअली जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, 3D सिमेट्री के अंदर ये यूज़ किया जाता है। क्या होता है सॉलिड एंगल? ये होता है दोस्तों एरिया, ये होता है एरिया डिवाइड बाय में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मान लो कोई स्फीयर था, आर रेडियस का स्फीयर था, तो मैंने इसमें से एक ये ऐसे बाउल कट कर लिया, इसकी सरफेस कितनी मालूम, इसका एरिया ds, मैंने इस बाउल को अलग निकाल लिया कट करके ds एरिया का, तो इसकी रेडियस r है, तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना 3D में सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल यानी कि इसको ओमेगा से बताते हैं, दैट इक्वल टू क्या जगह ये आ जाएगा ds एरिया बाय क्या लिखूँ दोस्तों, रेडियस का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, तो मैं क्या कर दूंगा इसको पूरे के लिए, क्लोज है ना ये, तो क्या कर दूंगा इसको मैं, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, अगर मैं पूरे की बात करता हूँ तो कंप्लीट स्फीयर का कितना एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर पूरे के लिए, डिवाइड बाई में आर स्क्वायर, तो कितना एंगल होता है, तो पूरे के लिए कितना एंगल होगा 4 पाई स्टेरेडियन, यूनिट क्या होती है इसकी, स्टेरेडियन, ये आ जाएगा। थोड़ा और मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। मान लो ये सेंटर है, ये सॉलिड एंगल है, ये एरिया दे दिया, ये आर है। अब ये आर देखिए एक बार, ये आर आपको सेम दिख रहा है कि कम ज़्यादा है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मुझे जो आर है ना, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे एंगल बता रहे हैं ना, और जो एरिया एलिमेंट लिया है मैंने, वहाँ से आर डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए दोस्तों। इसका मतलब मैंने जो एरिया है वो ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे। एक ही कलर का चौक है दोस्तों, अदरवाइज तो बहुत अच्छे से थोड़ा और क्लियर हो जाता। तो ये वाला मेरा एरिया आएगा, क्योंकि अब ये डिस्टेंस और ये दोनों बराबर हो जाएंगी, और ये पहले वाला था ऐसे, और ये मेरा अब वाला आ गया ऐसे। तो ये कितना एंगल मान लो इसको, थीटा। तो बताओ अगर ये ds था, ये कौन था ds, और ये कौन आ जाएगा ds डैश। तो मुझे बताओ ds लिखूँ कि ds डैश लिखूँ? ये जो होता है ना फॉर्मूला, एरिया डिवाइड बाई में आर स्क्वायर, रेडियस तो आर हो जाएगी, एरिया कौन सा लिखूँ, ds लिखूँ कि ds डैश लिखूँ? सोच के बताओ। एरिया वो होगा जो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द एरिया फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज सेम, जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे इसको लिखना पड़ेगा, और मेरे को गिवन ये है, ये मेरे को क्या है, ये तो गिवन है। तो क्या कर दूंगा मैं, इसका इसके अलोंग कॉम्पोनेंट ले लूँगा। यहाँ पे कॉम्पोनेंट का मतलब कितना आ जाएगा, इसको लिखूँगा मैं ds डैश बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिखूँ मैं, क्योंकि मुझे गिवन तो ds है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ds कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये भी आप इसको याद कर सकते हो। एरिया वेक्टर ये नहीं कि कोई भी दे देगा आप उसको लिख लोगे, हमें देखना पड़ेगा कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितने कितने हैं। अरे बोलो दोस्तों, कर लोगे ना इसको? तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो ds इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, जिसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से क्या होनी चाहिए, सेम। सर ds क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों की दूरी सेम नहीं थी, अलग अलग थी, इसलिए मैंने इसका एक कॉम्पोनेंट ले लिया, जिसके अबाउट वो डिस्टेंस क्या होगी, सेम हो जाएंगी दोस्तों। अब अगर मैं एक जनरल प्रूफ की बात करता हूँ, गॉस लॉ का जनरल प्रूफ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, या इसको हटा लो यहाँ से। जनरल प्रूफ को ध्यान से देखना। जनरल प्रूफ का मतलब जो मेरी जो सरफेस है ना क्लोज, अब की बार तो मैंने सरफेस कैसी ली थी यहाँ पे, स्फेरिकल। अब जनरल का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, कैसी भी सरफेस हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ जनरल प्रूफ की। जनरल प्रूफ में मैंने क्या किया, मैंने कोई टेढ़ी मेढ़ी सरफेस ले ली ऐसे, ये आ जाएगी, ठीक है। और इसके यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रख दिया, मान लो ऐसे, यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया प्लस क्यू।
मैंने बोला है ना ये क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी शेप का सरफेस हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस मान लो r ले लेता हूँ मैं। कौन से वाले डिस्टेंस r ले लूँ बताओ, बताओ दोस्तों। ये ले लेता हूँ मैं r डिस्टेंस, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ये डिस्टेंस मान लो r ले ली मैंने, r ले ली भाई। तो e तो ऐसे होगा ना बच्चों, e में तो कोई चेंज है ही नहीं। अब एरिया वेक्टर की बात सुनो आप ध्यान से। तो एरिया वेक्टर मैंने ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया ऐसे, ये छोटा सा एलिमेंट तो कट करोगे ना आप, तो वो एरिया वेक्टर अब की बार ऐसे आ गया। ये एरिया वेक्टर है ds, और ये कितना एंगल बन गया ई में और ds में, बोलो दोस्तों, थीटा एंगल बन गया है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल लिखूं, फाई की डी फाई, जो स्मॉल एलिमेंट है, क्योंकि ये तो नॉन यूनिफॉर्म रीजन है। तो यहाँ पे क्या लिखूं, मैं लिखूंगा ई। अब बताओ, अब ई को डी के अलोंग ले क्या हूँ, या डी एस को ई के अलोंग, ई को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में फ्लक्स लाइन जो होती है, फील्ड लाइन, वो परपेंडिकुलरली क्रॉस करती हैं, और एरिया वेक्टर तो पहले से ही परपेंडिकुलर है। तो मुझे ई को एरिया वेक्टर के अलोंग लेके जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ई कोस थीटा। तो क्या लिखूँ दोस्तों, ई डी एस कोस थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। सरफेस कैसा है, क्लोज्ड, तो फाई ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई। इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए ई की वैल्यू क्या लिखूँ मैं लिखूँगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं पूरे के लिए मैंने ई को बाहर नहीं निकाला, अब की बार ई अंदर ही है। हाँ, अगर बाहर निकालूंगा तो मैं q बाई 4 पाई, इसको r अब की बार फिक्स नहीं, क्योंकि अगर यहाँ ले लूँगा तो r कुछ और हो जाएगा, यहाँ ले लूँगा तो r वेरी कर रहा है, ठीक है। ये आ गया ई की वैल्यू ds कोस थीटा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू q को मैंने बाहर निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच जाएगा ds कोस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अब ध्यान से सुनना, ये इंटीग्रेशन लगा रखा है क्लोज लूप पे, मतलब पूरे लूप की बात कर रहा है। और पूरे लूप के लिए सॉलिड एंगल हमेशा कितना होता है, ये तो 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। तो मेरा आंसर आ जाएगा, बोलो दोस्तों, सॉरी एरिया कितना आ जाएगा पूरे के लिए, पूरे में अगर इसको पूरा बना दूंगा, अगर मेरा एंगल 4 पाई होगा, अगर ये मेरा एंगल यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा, तो 4 पाई किसके लिए होता है, ये होता है कंप्लीट स्फीयर के लिए, ये रहा। तो इसका मतलब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा दोस्तों, बताओ किससे रिप्लेस करूँ इसको मैं 4 पाई से रिप्लेस कर दूंगा। कितने से, 4 पाई से, और 4 पाई काट देगा। तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई दोस्तों, q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगी। अब मैं अपनी स्क्रीन को पॉज करो, मैं थोड़ा सा सॉलिड एंगल के बारे में और आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ नोट डाउन। हाँ जी दोस्तों, अभी सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बन के आता है, जो न्यूमेरिकल को डायरेक्ट हमें सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। और ये जो अल्फ़ा होता है ना, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। और ये पूरा एंगल तो होता है ओमेगा, ये जो ये वाला एंगल है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस ओमेगा को इसके रूप में लिख दिया सेमी वर्टिकल एंगल, और आपको ये एंगल गिवन होगा दोस्तों। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा सॉलिड एंगल, और ये सिमेट्रिकल के लिए होल्ड करता है, हाईली सिमेट्रिकल के लिए कैसे, अभी मैं इससे इसको प्रूव करना बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने किसी स्फीयर में से कट करके अलग निकाल लिया, और ये बन गया सॉलिड एंगल। और इसको अगर मैं यहाँ को ये रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूँ, तो इसके अबाउट ये भी अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज़ द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल मैंने इसको बोल दिया, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। देखो मैंने क्या किया, अब ये जो बाउल है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो बाउल है ना, ये वाला, ये जो मैंने बाउल कट किया है, ये जो बाउल मैंने कट किया है, इसमें क्या किया, अब मैं यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा कंपोनेंट कट करूँगा ऐसे, थीटा पे जाके, ये थीटा पे चला गया मैं, और डी थीटा यानी कि
तो एक यहाँ पे है ना, एक रिंग कटेगी, रिंग क्या कटेगी दोस्तों, एक रिंग कटेगी, रिंग ऐसे रिंग कटेगी इसमें से। वो रिंग हाफ होगी कि फुल होगी, वो रिंग पूरी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थीटा पे जाके डी थीटा का एक कंपोनेंट कट कर लिया, तो यहाँ पे एक रिंग कटेगी, रिंग। और वो रिंग अगर मैं उसका सामने का व्यू देखूँ ऐसे सामने का, तो वो रिंग ऐसे बनेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिंग ऐसे कट जाएगी। ठीक है ना। अब बताओ उस रिंग का रेडियस कितना होगा, ये आर है ना, ये थीटा एंगल है, तो आर का इधर कोस हो जाएगा, इधर साइन आ जाएगा। इसका मतलब जो उसकी रेडियस है वो कितनी आ गई, वो बनेगी आर साइन थीटा, ये आ जाएगी। और इसकी जो थिकनेस आई, मोटाई, ये कितनी आएगी, जो डी थीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो इसकी थिकनेस है, ये किसके इक्वल आएगी, ये बनेगी यहाँ पे आर डी थीटा। ये मैंने आर्क रूल से निकाल लिया दोस्तों, आर डी थीटा। अब इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, तो एरिया में लिखूंगा डी ए इक्वल टू, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, सरकमफेरेंस कितनी, 2 पाई आर, आर कितना है 2 पाई आर साइन थीटा, और ये कितनी है आर डी थीटा, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो डी ए छोटा सा एरिया क्या लिखूँ इसका, 2 पाई आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा, और क्या कर दूंगा इसको पूरे को इंटीग्रेट, और लिमिट क्या है मेरी इंटीग्रेशन की बताओ, 0 से लेके अल्फा तक, क्योंकि ये मेरी एक रेफरेंस लाइन मैंने इसको ले रखा है, तो 0 to अल्फा आ जाएगा दोस्तों। तो ये एरिया किसके इक्वल आ गया, 2 पाई आर स्क्वेयर को मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और 0 to अल्फा। अब इसको पुट करोगे ना, तो एरिया किसके इक्वल आ गया, 2 पाई आर स्क्वेयर, क्या लिखूँ इसको, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा। अब बताओ ये एरिया आ गया, निकालना मुझे एंगल है, तो एंगल किसके इक्वल होता है दोस्तों, बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो एंगल किसके इक्वल होता है, एरिया बाय रेडियस स्क्वेयर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वेयर। तो एरिया ये आ गया, तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट जाएगा, तो मेरे पास सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस अल्फा। देखो दोस्तों ये मेरा रिलेशन आ गया है, इट इज़ द सॉलिड एंगल, इट इज़ द सेमी वर्टिकल एंगल। क्लियर है ना। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं, जब मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा ना, तब इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो कैसे डायरेक्टली आप उसको सोल्व कर पाते हो इस फार्मूला की हेल्प से, इसको याद रखना आप। ये रिलेशन है सॉलिड एंगल का, और ये तो है प्लेन एंगल, ये तो है 3D सिमेट्री के लिए, और ये 2D के लिए है। इसको अगर मैं बोलूँगा तो ये प्लेन एंगल की टर्म में है, और ये सॉलिड एंगल की टर्म, इन दोनों का कॉमन रिलेशन आ गया दोस्तों। ये स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गॉस लॉ को लेके, ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ मेरे पॉइंट हैं, ध्यान से सुनना। एक्सप्लेनेशन मैटर करती है, इनकी एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट की वो मैटर करती है। क्या, इसने बोल दिया कि अगर फाई नेट 0 है, इसने बोल दिया कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अबाउट अगर फाई नेट 0 है, तो दिस इम्प्लाइज वहाँ पे ई भी 0 होगा। क्या ट्रू है कि फॉल्स है, सोच के देखो मैंने क्या बताया था। इस फार्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, सभी चार्जेस की वजह से, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर हो। और एनक्लोज्ड कौन सा होता है, एनक्लोज्ड वो होता है जो केवल अंदर होता है चार्ज। इसका मतलब अगर नेट फ्लक्स 0 हो और ये बोलता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स है। सर कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है क्यू। अब एक बात बताओ, इस चार्ज की वजह से इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना दोस्तों, इसके अबाउट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा, लेकिन इसकी वजह से इसमें बताओ जितनी लाइन इसमें एंटर कर रही है उतनी लाइन इसमें से बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स तो 0 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब बोलता है अगर क्यू एनक्लोज्ड ही 0 है, अगर क्यू एनक्लोज्ड ही 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू आ जाएगा। सर कैसे, क्योंकि फाई किसके इक्वल होता है, फाई नेट इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर यही 0 हो जाएगा तो मेरा पूरा पैरामीटर ही 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों। इसने बोला कि अगर क्यू एनक्लोज 0 है तो ई नेट भी 0 होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है।
क्यू एनक्लोज कौन सा होता है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सभी आएंगे ना, जो चार्ज बाहर होगा उसका भी तो ई आएगा। तो इसका मतलब क्यू एनक्लोज केवल एनक्लोज्ड वाला चार्ज होता है, बट ई नेट में सभी चार्जेस का फील्ड आता है। तो इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इसने बोल दिया अगर ई नेट ही जीरो है, कोई चार्ज अंदर हो या बाहर हो, सबका ई अगर जीरो है तो एनक्लोज तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। क्यों? देखो इधर ई डॉट डी एस, ये नेट है दोस्तों, ये नेट वाला है, इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसने ई नेट को ही जीरो कर दिया, तो अगर ये पूरा पैरामीटर जीरो हो जाएगा तो जीरो इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा दोस्तों। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से इनको लिखो। आया ना समझ में? पक्का? अपनी स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसको लेके। हाँ जी दोस्तों, अभी कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं जो गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब एक बात बताओ, ये कोई क्लोज सरफेस है, क्यू चार्ज है, तो बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा? आंख बंद करके बोल दो सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। पक्का? अगर ये सरफेस ऐसे होती तो, अगर ऐसे होती और यहाँ चार्ज होता तो भी कितना फ्लक्स पास करता? सेम ही होता। मैंने बताया था अगर सरफेस हमारा क्लोज्ड है, शेप कुछ भी हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? कौन सा? एनक्लोज्ड वाला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने दो ले लिए स्फीयर, ठीक है, एक रेडियस R1 वाला, एक रेडियस R2 वाला, और इनका जो कॉमन सेंटर है वहाँ पे मैंने चार्ज को रख दिया। अब बताओ इस वाले से कितना फ्लक्स पास करेगा और इस वाले से कितना फ्लक्स पास करेगा? बताओ दोस्तों। तो फ्लक्स आएगा सेम, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि गॉसियन सरफेस का जो भी हमारा क्लोज सरफेस है उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा तो आप चाहे कितने भी बना लो यहाँ पे, सब में फ्लक्स कितना जाएगा? सेम जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी लाइन इसमें से निकल रही है वही इसमें से और वही इसमें से। देखो जितनी लाइन छोटे वाले स्फीयर में से गुजर रही हैं उतनी लाइन बड़े वाले में से पास कर रही है। ये देखो, तो अगर नंबर ऑफ लाइन अगर सेम है तो फ्लक्स भी तो सेम होगा ना दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं हेमिस्फीयर के लिए। अब एक बात बताऊँ, देखो पूरे में कितना फ्लक्स था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं इसमें, बताओ फ्लक्स कितना लिखूँ? डी फाई क्या लिखूँ? ई डी एस, यही तो बनेगा। और आर रेडियस है तो इसको क्या लिखूँ मैं? इसको लिखूँगा मैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, आर कैपिटल वाला आर स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है ना। ये तो बताओ क्या लिखूँ इसको? इनटू में, अगर जब इसको ई तो बाहर निकाल लिया, एरिया क्या करूँ? इंटीग्रेट, तो कितना आ जाएगा? ये तो, अरे हेमिस्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वेयर लिख दूंगा ना, तो ये कट जाएगा पूरा फैक्टर। बोलो दोस्तों, तो किसके इक्वल आ जाएगा? फाई किसके इक्वल आ जाएगा? ये 2 आएगा नीचे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरे में कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आधे में कितना? 1/2 कर दो। देखो ये था, अभी बताया मैंने। इसमें से क्या करूँगा मैं? एक ऐसे इमेजनरी बना लो इसको। पूरे में कितना होता? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे चार्ज है तो, अब ये पूरा है कि हाफ है? हाफ है, तो 1/2 कर दो इसको। अरे बोलो दोस्तों। अच्छा, ये कोई हेमिस्फीयर है क्लोज्ड वाला, ये कोई क्लोज सरफेस है, ध्यान से देखना। इसमें चार्ज कहाँ रखा है? जस्ट इनसाइड रख दिया। कितना फ्लक्स होगा? जस्ट इनसाइड का मतलब फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या है? जस्ट आउटसाइड रख दिया, ओए जस्ट आउटसाइड, तो क्या करें? इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, 0 आएगा, क्योंकि इसमें अब ये बाहर आ गया तो नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी? जितनी लाइन इसमें एंटर करेंगी उतनी लाइन इसमें से बाहर निकल जाएंगी, इसका 0 आएगा। देखो थोड़ा सा चेंज करने में कितना चेंज आ गया। कंसेप्ट पकड़ करो दोस्तों, वो मेन है आपके लिए। हाँ जी, ये वही है, हेमिस्फीयर ही है। 2 चार्ज रख दिए, इसका फ्लक्स बताओ, इसका बताओ, 1 वाले का बताओ, 2 वाले का बताओ। 1 वाले का तो कितना है फ्लक्स? 1 वाले का कितना है? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी बताया तो है। इसका कितना है? ये कहाँ है? अंदर की बाहर? ये तो बाहर है। इसका मतलब इसकी वजह से तो क्या होगा दोस्तों? अरे बोलो भाई, जितनी लाइन इसमें एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइन लीव कर रही हैं, तो इसका मतलब
फाई 2 के अबाउट तो कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। आया ना 0? यस। अब ये कोई क्लोज सरफेस है। अब मैंने देखो, मैंने एक बताया था इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, ये यहाँ पे काम करेगा। ये कोई क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, इसमें से 30 लाइन ऐसे निकल रही है, 20 ऐसे, 15 आ रही है, 10 गई, तो चार्ज निकालना है इस क्लोज सरफेस में कितना है। तो मैंने आपको बताया था फाई नेट किसके इक्वल होता है, फाई नेट होता है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, होता है ना दोस्तों। फाई नेट निकालो, यहाँ पे आपको कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा, आउटगोइंग फ्लक्स टेकन टू बी पॉजिटिव एंड इनकमिंग फ्लक्स टेकन टू बी नेगेटिव। तो क्या लिखूँ, 30 + 20 + 10 - 15 इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना बच गया दोस्तों, अरे बोलो 50 45 आ जाएगा, 45 क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड किसके इक्वल आ गया, 45 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इतना चार्ज ये एनक्लोज कर रही है क्लोज सरफेस। जो भी मैंने बताया अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करो। अभी एक और डिस्कशन में लेके आ रहा हूँ, अच्छे से अपनी स्क्रीन को पॉज करो, लिखो इसको। हाँ जी दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का ये लास्ट टॉपिक मैं कहूँगा, क्योंकि आज इतना ही डिस्कस करेंगे, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ फ्लक्स थ्रू क्यूब की। मान लो कोई क्यूब है जिसका साइड ए है। अब मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, मैं अलग अलग पोजीशन पे रख के देखूँगा तो मैं फ्लक्स बताऊँगा, और जो भी हमारा शेडेड फेस की बात करेगा उसे कितना कितना फ्लक्स पास करेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मेरा चार्ज कहाँ रखा हुआ, बॉडी सेंटर पे, यानी कि यहाँ क्यूब के सेंटर पे रख दिया, बॉडी सेंटर पे, तो बताओ अब पूरा क्लोज है ना, तो कितना फ्लक्स पास करेगा। अरे क्लोज सरफेस है, सेंटर पे चार्ज रखा है, तो कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और किसी एक शेडेड फेस से बात करूँगा, कितने फेस है प्यारे बच्चों, 6। कितने फेस हैं, 6, और सबसे सिमेट्रिकली जा रहा है ना, तो किसी एक फेस से कितना जाएगा, 1/6 कर दूँगा यहाँ पे। तो जो 5 जाएगा ना, ईच फेस ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखूँगा टोटल का 6th, यानी कि क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा दोस्तों। आया समझ में, 1/6 कर दो आप टोटल का। अगर फेस सेंटर पे रखा हुआ है, मान लो आपके घर में जो रूम है, ठीक है, और एक बड़ी सी फुटबॉल ले लो आप, और दीवार में अगर रखोगे ना आप, तो फुटबॉल का आधा कंट्रीब्यूशन तो रूम के अंदर आएगा, आधा बाहर जाएगा। अब हमें तो रूम के अंदर देखना है ना कि अंदर कितना चार्ज है, तो उस चार्ज को स्फीयर मान लो, या किसी स्फीयर पे चार्ज दे दो आप। अगर आप उसके फेस पे रखोगे ना यहाँ पे, तो इसका हाफ तो बाहर आएगा और हाफ अंदर आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। फेस सेंटर के अबाउट चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हाफ ही रहेगा। इसका मतलब अगर चार्ज का आधा हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स में, तो इसका आधे का तो यूज़ है ही नहीं, आधा तो बाहर, आधे के अबाउट तो 0 हो जाएगा। जो अंदर है ना हाफ, उसके लिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज है वो हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और किसी एक फेस के अबाउट कितना है, इसमें नहीं पूछ सकता ये, किसी एक फेस के अबाउट। एज सेंटर पे, एज सेंटर यानी कि एज सेंटर का मतलब होता है यहाँ बीच में। तो एज सेंटर में अगर कोई गोला रखूँगा ना मैं, स्फीयर, तो एज सेंटर देखो, यहाँ तो पूरा का पूरा गोला अंदर आ गया इसमें, तो इसलिए इसको टोटल दे दिया मैंने। यहाँ पे अभी जो मैंने फेस के सेंटर पे बात की थी, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन होता है, स्फीयर का हाफ होता है। अरे कोई स्फेरिकल बॉब है मेरे पास, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ रखूँगा तो आधा बाहर आएगा, आधा अंदर आएगा, तो जो अंदर आएगा उस पर चार्ज हाफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ उसको, तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे 1/4 होता है। एज सेंटर के अबाउट चार्ज का जो कंट्रीब्यूट होगा विद इन द क्यूब, वो 1/4 हो जाएगा, तो यानी कि क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आता है वर्टेक्स, कोने पे। अब कॉर्नर, कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो एक का कितना आ गया, 1/8, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक आपको मैं खास बात बताऊँ, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है इस पे प्लस क्यू। अब ये बताओ किस किस फ्लक्स का 0 हो जाएगा, 6 फेस है ना, 3 का 0 हो जाएगा। सर 0 कैसे बोल रहे हो आप। अब एक बात बताओ, इस कॉर्नर को बनाने वाले कितने फेस हैं, 3। कौन कौन सा, एक ये 2, एक पीछे वाला 3। अब ऐसे लाइन जाएंगी इसके पैरेलल, इसमें भी लाइन पैरेलल जाएंगी, उस वाले की भी पैरेलल जाएंगी, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो
एंगल 90 होने की वजह से 3 का जो फेस इस कॉर्नर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं के अबाउट इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, बाकी 3 की वजह से जीरो नहीं होगा। तो किसी भी, आ रही है ना मेरी बात समझ में आपको? इस कॉर्नर को बनाने वाले जो 3 फेस है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पैरेलल जाएंगी और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल 90 हो जाएगा इन तीनों का, इसका और जो पीछे है उसका। तो तीनों का जीरो होगा तो 3 का तो बचेगा ना। तो उन तीनों में से किसी का भी निकालोगे तो इसका आप 1/3 कर दो। 1/3 मीन्स कितना आ जाएगा शेडेड के अबाउट, क्यों भाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, नीट जो एग्जाम होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है ऐसे। अगर आपका कंसेप्ट सही है ना तो आप मार नहीं खाओगे दोस्तों। तो ये था भैया आज का हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं भी एक बहुत ही अच्छी तैयारी के रूप में आप लोगों के सामने आ सकूं। और एक सबसे खास बात बताऊं मैं आपको, अभी मैंने इसमें कुछ चेंज किया है। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं ना, उसका PDF, मेरे जो नोट्स हैं PDF फॉर्म में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ साथ के साथ। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो दोस्तों। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच।